नमस्कार। तो चलिए क्लास 12 की हिंदी आरोह के सिलेबस को फटाफट दोहराते हैं एक तेज विजुअल सफर में। हाँ, ये तो है। आरोह का सिलेबस देखकर कभी-कभी लगता है कि अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। कविताओं की गहरी बातों से लेकर कहानियों की सामाजिक सच्चाइयों तक सब कुछ एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में हम एक ऐसा रास्ता देखेंगे जिससे पूरे सिलेबस के मेन पॉइंट्स एकदम साफ साफ समझ में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में पूरे सिलेबस को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा करने का पहला कदम होता है उसके ब्लूप्रिंट को समझना। तो देखते हैं कि आरोह का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। यहाँ सबसे काम की बात यह है कि पूरा सिलेबस 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। काव्य यानी कविताएं और गद्य यानी कहानियां और लेख, दोनों के लिए 17-17 मार्क्स हैं। मतलब साफ है, दोनों ही सेक्शन बराबर के जरूरी हैं। चलिए अब डुबकी लगाते हैं आरोह के काव्य खंड में, जहां युग, भावनाएं और अभिव्यक्ति का एक अलग ही जादू देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए भक्ति आंदोलन का उदाहरण लेते हैं। देखिए, 2 तरह की धाराएं हैं। एक है निर्गुण भक्ति, जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, जैसा कबीरदास जी की रचनाओं में मिलता है, और दूसरी तरफ है सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर के एक साकार रूप की पूजा होती है, जैसे तुलसीदास जी करते थे। अच्छा, भक्ति काल से आगे बढ़ते हैं और आते हैं आधुनिक हिंदी कविता की दुनिया में, हरिवंश राय बच्चन जी के पास। उनकी बस ये एक लाइन सुनिए, इसमें ही जैसे उनका पूरा फलसफा छिपा है। बच्चन जी की कहानी शुरू होती है 1907 में प्रयागराज से, और फिर 1935 में आई मधुशाला। उसने तो बस तहलका मचा दिया था, और उन्हें मिले साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण। ये सम्मान बताते हैं कि हिंदी साहित्य में उनका कद कितना ऊंचा है। बच्चन जी एक चीज लेकर आए जिसे हालावाद कहते हैं। ये क्या था? ये था जिंदगी को, उसकी मस्ती को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सेलिब्रेट करने का एक अंदाज। और यही वो बात थी जिसने उन्हें बाकी कवियों से बिल्कुल अलग और पॉपुलर बना दिया। उनकी एक कविता में एक लाइन है, शीतल वाणी में आग। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई ठंडी आवाज में आग कैसे? चलिए इसका राज जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कवि की आवाज तो बहुत नर्म है, शांत है, लेकिन उनके दिल के अंदर दुनिया की बेरुखी और नाइंसाफी के खिलाफ एक बगावत की आग जल रही है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है, शांत आवाज और क्रांतिकारी ख्याल। अब कविताओं से निकलकर चलते हैं गद्य की दुनिया में, जहां हमें मिलते हैं दमदार किरदार और समाज की कड़वी सच्चाइयां। महादेवी वर्मा की एक बहुत ही यादगार पात्र हैं भक्तिन। उनके बारे में एक दिलचस्प सवाल है। उनका असली नाम तो लक्ष्मण था, मतलब लक्ष्मी, धन की देवी। तो फिर वो अपना नाम सबसे क्यों छिपाती थीं? सोचिए जरा। और जवाब ये है कि नाम तो था लक्ष्मी, जो अमीरी का प्रतीक है, पर उनकी जिंदगी गरीबी और मुश्किलों से भरी थी। तो बस लोग मजाक न उड़ाएं, इसलिए वो अपना नाम छिपाती थीं। नाम और हकीकत के बीच का ये फर्क ही इस कहानी का दिल है। तो भक्तिन कैसी थीं? उनमें बिना शर्त सेवा करने का भाव था। त्याग और वफादारी तो कूट कूट कर भरी थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने आसपास सबको बदल दिया, पर खुद कभी नहीं बदली। चलिए अब फटाफट साहित्य की अलग अलग विधाओं यानी लिखने के अलग अलग स्टाइल्स के बीच का फर्क समझ लेते हैं। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? इसे ऐसे समझिए कि कहानी एक फोटो की तरह है, जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को दिखाती है, जबकि उपन्यास एक पूरी फिल्म जैसा होता है, लंबा, जिसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, जब कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। इसमें फीलिंग्स हो सकती हैं, यादें हो सकती हैं। दूसरी तरफ है जीवनी यानी बायोग्राफी, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और ये पूरी तरह से फैक्ट्स और रिसर्च पर आधारित होती है। और आखिर में नाटक और एकांकी। ये तो बहुत सीधा है। नाटक में कई एक्ट्स होते हैं, मेन स्टोरी के साथ साथ साइड स्टोरीज भी चलती हैं, जबकि एकांकी, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक अंकी यानी सिर्फ एक एक्ट और एक ही कहानी होती है। अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे किसी भी कहानी या कविता को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, पता लगाइए कि रचना किस युग की है, भक्तिकाल की है या आधुनिक काल की, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। दूसरा, लेखक के स्टाइल को पकड़िए, जैसे बच्चन जी का हालावाद।
और तीसरा, उसे जीवन से जोड़कर देखिए कि भक्तिन जैसा किरदार समाज के बारे में क्या बताता है। और जाते जाते एक सवाल, कभी सोचा है कि कैसे किसी किरदार का संघर्ष या किसी छोटी सी कविता की एक भावना पूरी की पूरी पीढ़ी की सच्चाई को दिखा सकती है? तो अगली बार जब आरोह पढ़ें तो इसे सिर्फ एक किताब की तरह ना देखें, इसे अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक जरिया मानें।